हाँ जी, बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का देखेंगे टॉपिक, जो कि वर्ण विचार रहेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्योंकि हिंदी का जो पार्ट है वो केवीएस में भी आना है और एसएसए में भी आना है। तो वर्ण विचार देखते हैं सबसे पहले। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा की जाती है। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी है जो विश्व की सभी भाषाओं में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। हिंदी में टोटल 44 वर्ण है, बट पहले 44 से अब टोटल 52 वर्ण है, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में टोटल 52 वर्ण है, जिन्हें स्वर और व्यंजन भागों में बांटा जाता है। स्वर देखते हैं क्या होते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी अन्य ध्वनि की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जिनको जो इंडिपेंडेंट होती हैं वो क्या है? स्वर होती हैं। स्वर जो टोटल अगर हम बात करें तो 11 स्वर होते हैं। हिंदी में क्वेश्चन आ जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ ऋषि। तो स्वर हैं जो वो 11 होते हैं। इन स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट, ह्रस्व और दीर्घ दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अगर हम ह्रस्व की बात करें, ह्रस्व जो होती हैं वो छोटी ध्वनि होती हैं और दीर्घ जो होती हैं बड़ी होती हैं। जिन स्वरों के अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें तो ह्रस्व स्वर कहा जाएगा, एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाएगा। इन्हें मात्राओं द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि आ, बड़ी ई, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है। बड़ी, जहां पर बड़ी ई या बड़ा ऊ, जहां जोर ज्यादा लग रहा हो, समय ज्यादा लग रहा हो, तो वो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती, इसे मुक्ता भी कहा जाता है। आ, ई, बड़ी ई, ये सभी मात्राएं हैं। ऋषि, एक तो हमने पढ़ लिया ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। एक और होता है प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत। जैसे प्लुत स्वर में जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ना, ऐसे ओम। तो ये मतलब जो लंबी ध्वनि होती है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि प्लुत क्या होते हैं, तो टोटल अब जो है स्वर वो 3 प्रकार के होते हैं। टोटल स्वर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर हो गया, एक दीर्घ स्वर हो गया और एक प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन। तो स्वर अगर ये है तो व्यंजन को क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वर से उल्टे हो गए, यानी कि स्वर तो इंडिपेंडेंट हो गए, किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी, बट व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क प्लस अ मिला होता है। इसी प्रकार हर व्यंजन जो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, यह इंडिपेंडेंट नहीं होती है, डिपेंडेंट होती है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों में बांटा जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, ये क्या है ये देखते हैं हम, ठीक है। 5 वर्ग देखते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन अगर हम बात करें टोटल 25 होते हैं, ठीक है। 5 5 5 5 5, ठीक है। ये हो गए टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं यहाँ तक। स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग होते हैं वो 5 वर्ग ही होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और ये जो है क वर्ग है, ये च वर्ग, ये ट, त, प वर्ग है।
अगर हम अंतस्थ ऊष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व, 4 अंतस्थ व्यंजन का क्वेश्चन आ जाए तो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? य र ल और व। ऊष्म व्यंजन है जो वो भी 4 हैं, श स ह, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर हैं जो वो हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं ये इंपॉर्टेंट है? श, त्र और ज्ञ। ठीक है, इनको कैसे क प्लस श लिखा जाता है, त प्लस र, ज प्लस इंग। ठीक है, सो ये संयुक्ताक्षर है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 और बाकी जो 3 संयुक्ताक्षर है। वर्ण के उच्चारण स्थान अगर हम बात करें, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। जैसे कि अ, आ, क, वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कोमल, तालु। और अगर हम ध्वनि का पता ध्वनि देखें तो इनकी ध्वनि कंठ्या होती है। कंठ्या एक क वर्ग भी होता है और आ और क वर्ग है जो वो कंठ्या ध्वनि में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा आ जाएगा कि सेकंड कौन सा होगा। तो जो सेकंड होगा हमारा, सेकंड है जो ई, बड़ी ई, च वर्ग, य, श और ये सभी इनका जो उच्चारण है वो तालु होगा, तालव्य। रैरिशी ट वर्ग, ट जो वर्ग है ट ठ ड ढ और र श वर्ग है वो मूर्धा, मूर्धन्य के रिलेटेड आएंगे। और जो त वर्ग होगा ल स, इनका जो उच्चारण स्थान होगा दंत्य, दंत। अगर हम बोल के देखें प, जो त थ द ध है हमारे दांत से टकराती है, जो हमारी जीभ होती है। उ ऊ प वर्ग है जो उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जो ये सभी हैं जो नाक से इनकी आवाज निकलती है, न, तो नासिका, नासिक्या भी कहा जाता है। ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य रहेगा। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ या कंठ ओष्ठ रहेगा। व का जो उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ या दंतोष्ठ होगा। और ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र या लिजिवा होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। तो जो व्यंजन है उनको 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, हमने कल भी देखा था कि स्पर्शी व्यंजन है जो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से जो छोड़ी जाने वाली हवा है वो वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है। यानी कि जो स्पर्श करके निकलती हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ठीक है, क्वर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग और चवर्ग भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इनकी इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, वायु इनके घर्षण करते हुए, जब हवा है जो घर्षण करते हुए बाहर निकलती है तो उसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, स, ह, ख, ज, फ, तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसमें टाइम लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। जैसे कौन कौन से स्पर्श संघर्षी होते हैं? च, छ, ज और झ। 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जैसे इंगा,
इञा, नाना, नन्ना, न और म। ये क्या है? नासिकीय व्यंजन है जिनमें हवा का जो है नाक से बाहर निकलती है। पाशर्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पाशर्व आस-पास से निकल जाती है, वे पाशर्विक है। क्या है कि जीवा का जो अगला भाग है वो मसूड़ों को छूता है। जब हम बोलते हैं जैसे ल हो गया, ल बोलते हैं तो जो जीभ है हमारे मसूड़ों को छूती है और वायु है जो वो आस-पास से निकल जाती है, इसीलिए इसे पाशर्विक व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकंपित। सिक्स्थ क्या है? प्रकंपित। तो प्रकंपित क्या होता है? प्रकंपित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र, ठीक है, 2-3 बार जब कंपन पैदा हो तो जैसे र हम बोलते हैं तो कंपन पैदा होते, इसीलिए इसे प्रकंपित कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन के उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त या फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। जैसे ड, ढ, ठीक है, ये उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्क्षिप्त ध्वनियां जो झटके से नोक नोक है जो जीभ की से झटके से नीचे गिरती हैं। पर संघर्षहीन जो व्यंजन होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, जैसे कि य व, हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे संघर्षहीन ध्वनियां कहा जाता है। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता जो प्रयत्न है को करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर और संघर्षहीन कहा जाता है क्योंकि स्वरों से मिलता जुलता ही इन्हें जो है प्रयत्न करना पड़ता है। अर्ध स्वरों कौन कौन से होंगे? य और व। हमारी वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।